Friends, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter number 1 from ninth class NCERT book Science. And today our topic is characteristic of पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमारे, मैटर किससे बना होता है भाई? पार्टिकल्स से। तो उन पार्टिकल्स के क्या क्या करेक्टर होते हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे भाई। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है बेटा? सम स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में जगह होती है। किसी पार्टिकल्स के बीच में कम जगह होगी, अगर बड़े पार्टिकल हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा, अगर छोटे बहुत माइनर पार्टिकल हैं तो उनके बीच में जो स्पेस है वो उनसे लेस होगा भाई। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी saw द पार्टिकल ऑफ सुगर, साल्ट, डेटोल और पोटाशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर्स। कहता है कि हमने एक्टिविटी 1.1 देखी थी और 1.2 भी देखा था, कि उसके अंदर हमने क्या देखा था? जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे शुगर के या फिर सॉल्ट के या फिर डिटोल के या फिर आप पोटाशियम परमैंगनेट के लगा लो, इनमें से किसी एक का भी एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो जब इनको वाटर के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है? सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी, लेमनेड यानी कि लेमन नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of the other। कहता है कि जब या फिर इसकी जैसे ही जैसे चाय बनाते हैं हम, कॉफ़ी वगैरह, और जो नींबू पानी होता है उसके अंदर भी एक जैसे जो पार्टिकल होते हैं, वन टाइप ऑफ मैटर, एक ही टाइप का जो है ये मैटर कहलाता है, क्योंकि इनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वे हमारे साइज़ में थोड़े से लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर एंड सॉल्ट। बेटा सॉल्ट का साइज़ क्या होता है? माइनर होता है, माइन्यूट। तो क्या करता है? जैसे हमारा क्या होगा, वाटर के बीच में, वाटर के जो ड्रॉपलेट हैं उनके बीच में जितना स्पेस बचता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तो वो उसको क्या करते हैं? शुगर या फिर सॉल्ट उसको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का हमें लेवल इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस था वहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दिस शो दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। यह क्या दर्शाता है बेटा? कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो इनफ होता है उनको अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सम स्पेस होता है। इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं भाई, जैसे एक्टिविटी 1.3, जैसे पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? रैंडमली घूमते रहते हैं। कहता है कि पुट एन अनटिल इंसेस स्टिक ऑफ ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, यानी कि आप एक जो इंसेंस स्टिक होती है, यानी कि अगरबत्ती की जो होती है, उसको अगर आप एक अपनी क्लास के एक कोने में रखोगे, हाउ क्लोज टू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। कहता है कि कैसे आप उसके जब उसके नज़दीक जाते हो तो आपको उसकी स्मेल आती है, यानी कि जो उसकी सुगंध है वो आपकी तरफ आती है। नाउ लाइट टू इंसेस स्टिक, जब आप इंसेस स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को जलाते हो, व्हाट हैपन, तब क्या होता है? डू यू गेट द स्मॉल सीटिंग एट ए डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी सी दूर भी बैठे हो तो भी आपको उसकी स्मेल आ रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप उसकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। इसी तरह हमारी एक्टिविटी 1.4 है, तो 1.4 में क्या करना हमें? टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर, या तो 2 ग्लास ले लीजिए या फिर 2 बीकर ले लीजिए, उसको पानी से भर देना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। कहता है कि आपको एक बीकर के अंदर या तो रेड या ब्लू इंक डालते हो आप, उसी तरह दूसरे जो बीकर लिया था हमने उसके अंदर हम क्या डालेंगे? हनी डालेंगे, भी सेम वे होगा, सेम तरीका। यानी कि अगर हम 2 ड्रॉप्स ब्लू या रेड इंक की डाल रहे हैं तो हमें 2 ड्रॉप्स ही हनी की डालनी होगी भी दूसरे बीकर में। फिर क्या कहता है? लीव देम
अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। या अगर स्कूल में हो तो आप अपनी क्लास के कोने में रख दीजिए, या फिर अगर आप घर पे हो तो उसको बिना टच किए, उसको डिस्टर्ब किए आप उसको वहीं पे छोड़ दें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए कि उनके अंदर क्या होता है। जो इंक है वो ईजिली क्या हो जाएगी भाई, डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जो हमारा हनी होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है, उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। तो कहता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपको क्या ऑब्जर्व होता है जब आप इंक को डालते हो उसके तुरंत बाद। तो क्या होगा भाई, इंक हमें डिज़ोल्व होती हुई दिखाई देती है वाटर के अंदर। फिर कहता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी। और जब आप एक बूंद हनी की डालते हो वाटर के अंदर तब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है भाई, ये भी बताना है। तो हनी डालेंगे तो क्या होगा भाई, वो वाटर के अंदर ईजीली क्या नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होती है। हाउ मैनी हावर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक इज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। कहता है कि आपने देखा होगा कुछ घंटे या फिर दिनों में जब आप देखते हो कि जो कलर है इंक का वो कैसे हो जाता है भाई, जल्दी से स्प्रेड हो जाता है, यानी कि घुल जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये कैसे होता है, कितने आवर्स में घुलता है या फिर कितने दिनों में घुलता है। इमीडिएटली ही डिज़ोल्व हो जाता है भी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो इजीली उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, विस्कस नहीं होती, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा नहीं होती भी। इसी तरह हमारा अगरबत्ती का जो था, इसी तरह जो हमारी इंसेंस स्टिक थी वो भी क्या करती है बेटा कि जब उसको हम जलाते हैं, जब तक वो नहीं जलती तो क्या होगा, उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। लेकिन जलने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ होगा हमारा तो क्या होगी, उसकी जो फैलने की जो डिस्पर्स होने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, ऑल्सो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से उसकी स्मेल जो है काफ़ी दूर तक हमें महसूस होती है। ऐसे ही हम परफ्यूम का भी ले सकते हैं बेटा एग्जांपल। परफ्यूम भी क्या है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो उसकी जो स्मेल है, उसके जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और एयर के अंदर मिक्स होने के बाद क्या होता है कि उनके अंदर डिस्पर्सन ऑफ फोर्स जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर के कांटेक्ट में आने से वो एयर के साथ फ्लो करती है और क्या होता है कि दूर तक उसकी जो फ्रेगरेंस है वो दूर तक हमें फील होती है। या फिर आप इसको ये बोल दे सकते हैं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर एक्टिविटी हमारी 1.5 आती है। इसके अंदर कहता है ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कहता है कि आप एक ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर एक के अंदर आपको हॉट वाटर लेना है और दूसरे ग्लास के अंदर आपको क्या लेना है, कोल्ड वाटर। तो जब आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट के जब क्रिस्टल डालोगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल डालने हैं, तो कहता है डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन को स्टिर नहीं करना है, यानी कि घुमाना नहीं है। तो कहता है अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। जो क्रिस्टल होते हैं वो उसके बॉटम में, यानी कि ग्लास के बॉटम में बैठ जाएंगे, भी सेटल हो जाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आपने सॉलिड क्रिस्टल ग्लास के अंदर डाले तो क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारा हॉट वाटर था उसके अंदर तो क्या होंगे, क्रिस्टल डिज़ोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। जैसे हमने पहली एक्टिविटी में पढ़ा था, जैसे ही उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगी, आल्सो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा, जो हॉट वाटर का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो हॉट वाटर वाले के अंदर जो क्रिस्टल हैं हमारे वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कोल्ड वाला है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हुए। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट हैपन एज टाइम पासिस। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे क्या वो डिज़ोल्व होते हैं, नहीं। हॉट वाले वाटर के अंदर वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन कोल्ड में एज इट इज़ सेटल रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट डज द दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड। आपने इससे क्या सजेस्ट किया भाई, पार्टिकल जो सॉलिड और लिक्विड के होते हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है,
लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, बट एज़ कम्पेयर टू गैस से करें तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो हर डायरेक्शन में यानी कि ईच डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर पाएँ। फिर नेक्स्ट कहता है डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर वाई एंड हाउ। कहता है कि रेट ऑफ जो इनके मिक्सिंग का रेट है वो किस तरह से चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ और क्यों होता है। तो जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा एक ही रीज़न है चेंज होने का इसका, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी तो वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे भी। From the above three activity 1.3, 1.4 and 1.5 we कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। 1.3 से 4 से एंड 5 से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे मैटर के वे कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। दे पासिस विद वट वी कॉल दैट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइज, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल की मूविंग जो है वो फास्ट हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटी थी उन सभी का एक ही रीज़न है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद कहता है इन द अबव थ्री एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर वोन विद ईच अदर। कहता है कि ये हमने तीनों एक्टिविटी में ये देखा ना, तो हमने किसी में स्टिर को से भी स्टिर किया है किसी सॉल्यूशन को, और ना ही किसी सॉल्यूशन को हमने उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, फिर भी वो क्या हो रहे हैं, टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं, यानी कि खुद से वो उनके अंदर इंटरमिक्स हो रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्या है, हमें इससे प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट type of matter of a particle of two different type also observe that on heating diffusion because faster। why does this happen। कहता है कि हमने ये तो देख लिया कि दो जो सॉल्यूशन लिए हैं हमने, दो मैटर जो लिए हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाती है उनके बीच में, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप के मैटर हैं और खुद डिज़ोल्व हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूज़न। यहाँ आपकी 1 मार्क्स की जो डेफिनेशन है वो आती है भी, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपसे ये टर्म पूछी जा सकती है, डिफाइन द टर्म ऑफ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, जब दो पार्टिकल्स यानी कि डिफरेंट जो दो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो खुद से जब इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। और डिफ्यूज़न की अगर रेट ज़्यादा होगी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी की भी रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो भी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्यों होता है आपको पता चल गया है। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑन द ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, भले किसी में कम अट्रैक्शन होती है किसी में ज़्यादा होती है। तो एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया हमें। 1.6 एक्टिविटी में क्या कहता है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। आपको ये गेम जो है फील्ड में खेलते हो। मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। कहता है कि आपको 4 ग्रुप बना लेने हैं जिसके अंदर आप ह्यूमन की चेन बनाओगे। तो जब फर्स्ट ग्रुप होगा, शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इडू मुस्लिम्स डांसर। जैसे आपके ईद मुस्लिम म्यूज़ियम जो डांसर होता है, म्यूज़ियम जो डांस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कमर में हाथ डाल के फिर अपने आप उनको होल्ड करना है एक दूसरे के साथ, जैसे कि फिगर 1.3 के अंदर दिखाया गया है। अभी इसमें क्या किया, उन्होंने कमर के साथ एक हाथ डाल के उनको होल्ड किया और दूसरा हाथ जो है वो दूसरे की कमर के से अटैच है अभी।
तो फिर सेकंड ग्रुप में क्या कहता है कि सेकंड ग्रुप को आप इस तरह से होल्ड करोगे, यानी कि उसके ह्यूमन बीइंग की जो चेन बनाई है आपने सिर्फ हाथ को पकड़े हुए होगी, यानी कि होल्ड हैंड्स, यानी कि एक दूसरे का सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। उसमें क्या था, कमर को और हाथ को दोनों को होल्ड किया था, लेकिन सेकंड ग्रुप वाले सिर्फ हाथों को होल्ड करेंगे। थर्ड ग्रुप वाले में क्या कहता है कि सिर्फ फिंगर को टच करेंगे, उनकी फिंगर की जो टिप्स है उसको टच करेंगे। और जो हमारा फोर्थ ग्रुप होगा वो शुड रन अराउंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन्स चेन वन बाय वन इनटू मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। कहता है कि जो चौथा ग्रुप है हमारा वो क्या करेगा बेटा, उन सभी ग्रुपों को की चेन को तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में अपने ग्रुप को डिवाइड कर लेगा और तीनों टीम्स के पास जाएगा उसको तोड़ने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए। तो कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, विच ग्रुप वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक वाई। कहता है कि कौन सा ग्रुप जो सबसे आसानी से टूट जाएगा और क्यों टूट जाएगा। देखो बेटा, एक ने तो क्या किया था, कमर से उसको जकड़े हुए था, दूसरा क्या था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हाथ पकड़े हुए थे, और थर्ड में फिंगर टिप थी। तो फिंगर टिप वाला क्या होगा भाई, सबसे जल्दी टूटेगा, इजी। जो हमारा ग्रुप 3 है वो इजीली टूट जाएगा भी। फिर इसके बाद सेकंड ग्रुप, क्योंकि उसने हाथ से पकड़ा हुआ है और सबको सबसे ज़्यादा फोर्स किसके अंदर लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, वो हमारा जिसने कमर से पकड़ा हुआ था, होल्ड द बैक। ठीक है, अंदर कहता है इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर। यदि हम हर एक स्टूडेंट को किसी भी मैटर का अगर पार्टिकल मान के चलते हैं, तो जो ग्रुप है पार्टिकल्स का वो क्या है बेटा, हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो कौन सा मैक्सिमम फोर्स होगा, ग्रुप फर्स्ट होगा। एक्टिविटी 1.7 में क्या कहता है, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। आपको ये तीन चीज़ें लेनी है, एक तो चौक लेना है, एक आयरन नेल लेनी है, थर्ड रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रिचिंग। आपको क्या करना है, पहले उसको हथौड़े से पीटना है, फिर उसको काटने की कोशिश करना है, फिर स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। तो कहता है कि इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो आपको क्या इन तीनों चीज़ों के अंदर, जब आप तीनों चीज़ों को पहले हथौड़े से पीटोगे, फिर कट करोगे, फिर उसको स्ट्रेच करोगे, तो इन तीनों एक्टिविटी में जो तीनों सब्सटेंस की क्या क्या परफॉर्मेंस रहती है वो बतानी है। हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, क्या वो अच्छी तरीके से, यानी कि ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को के जो पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड किए हुए भी। हाँ, आयरन जो नील है उसको हम हमर से बिटन करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा भाई, कट करने की कोशिश करेंगे तो आयरन नील का कुछ कट भी नहीं हो सकती। फिर थर्ड आता है स्ट्रेचिंग, अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसका क्या लेंथ बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब चौक को क्या करेंगे भी, हमर से हमरिंग करेंगे तो क्या होगा भी, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। सेकंड, उसको अगर कट करेंगे तो भी इजीली कट हो जाएगा। थर्ड, स्ट्रेचिंग करेंगे तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब थर्ड को लेके चले रबर बैंड को, तो रबर बैंड में क्या होता है, जब उसको हमर से करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसको काटेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस पर फोर्स लगेगी तो स्ट्रेच होते होते टूट जाएगा भी। तो हाँ, तीनों पार्टिकल्स के अंदर क्या है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो प्रेजेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, आयरन नेल के अंदर, फिर हमारे रबर बैंड के अंदर, फिर थर्ड आता है हमारा पीस ऑफ चॉक। एक्टिविटी 1.8 में क्या कहता है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। आपको थोड़ा सा पानी लेना है किसी कंटेनर में और ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और अपनी फिंगर से उसके वाटर के सरफेस को कट करने की कोशिश करनी है। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप उसके सरफेस को कट करने में योग्य हो भी, क्या आप वाटर के जो सरफेस को कट कर पाओगे, नहीं। वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। आपको क्या रीज़न मिलता है जब आप वाटर के सरफेस को उंगली से कट करते हो, तब आपको क्या रीज़न मिलता है इसके अंदर वो बताना है। तो कहता है द अबव थ्री एक्टिविटी 1.6, 7 एंड 8 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम। हमें यही पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काम कर रही होती है, यानी कि एक्ट किए हुए हैं, उन दोनों उनके पार्टिकल्स को होल्ड किए हुए हैं। तो कहता है कि द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर।
जो उनके पार्टिकल्स को इकट्ठा रहने का जो मेन रीज़न है वो क्या है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी, जिसकी वजह से वे एक दूसरे के साथ पार्टिकल जुड़े हुए हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, कि उनके बीच में जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है, यानी कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रेजेंट है पार्टिकल्स के बीच में। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक को के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, यानी कि मैटर किस जगह पे किस तरह का लाई करता है। स्टेट हमारी 3 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जैसे सॉलिड वो होते हैं जिसके पार्टिकल्स भी क्लोजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या होता है, उनको कंप्रेस करना इजी नहीं होता। लिक्विड क्या होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है भाई, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, उनका डेफिनेट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का हमारा डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसे ही लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है, उनके लेस कंप्रेसिबल होते हैं। ऐसे ही हमारी गैस के होते हैं, गैस का ना तो डेफिनेट शेप है, ना साइज़ है, ना वॉल्यूम है, और ना ही हम क्या कर सकते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत ही माइनर होती है। ठीक है, नहीं होती ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। भले ही उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है लेकिन उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, उसको हम वीक बोल सकते हैं।